माँ, आज क्या खाना बनाऊं? घर में तो राशन ही नहीं है। पायल, इस घर में राशन होता ही कब है? पता नहीं माँ, तुम इतनी गरीब क्यों हो? काश कि मैं किसी अमीर घर में पैदा होती। बेटा, ऐसा क्यों बोलती है? मैं इतनी भी गरीब नहीं हूँ कि तुझे कुछ खाने को ना दे सकूं। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं अभी थोड़ा राशन लेकर आती हूँ। हाँ, जाओ राशन लेकर आओ और अपनी बेइज्जती भी करवा कर आना। खुशी को अपनी गरीबी पर बहुत गुस्सा आता है और वो हर समय अपनी माँ से नाराज रहती है, क्योंकि इसी गरीबी की वजह से घर में राशन तक नहीं था। समय यूं ही बीतता है और जब भी खुशी खाना बनाने के लिए बैठती तो वो सारे बर्तन खंगाल कर देखती है कि उसके घर में राशन ही नहीं है, जिस वजह से वो और चिड़चिड़ी हो जाती है। तब उसे एक पन्नी में एक मुट्ठी चावल टंगे मिलते हैं, जिसे ही वो बनाती है और खाती है। समय यूं ही गुजरता है। एक दिन खुशी मंदिर गई थी, जहां पर एक अमीर परिवार आया था, जिसका बड़ा बेटा सुमित जब खुशी को देखता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है। फिर उसका परिवार पंडित जी से खुशी का पता लेकर अगले दिन उसके घर पर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। इस तरह से किस्मत से बहुत जल्द खुशी की शादी एक बड़े घर में हो जाती है। और एक दिन, खुशी, हमारी शादी को 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और तुम अब तक पग फेरों की रस्म के लिए अपने मायके नहीं गई। हाँ, वो समय ही नहीं मिला। अरे बहू, कहाँ रह गई? जल्दी से बाहर आ। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे अनाज भंडार दिखाऊंगी। अच्छा सुमित जी, माँ जी मुझे बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। खुशी बहाने बनाकर बाहर चली जाती है, जहां सुमित्रा अपनी बहू को अपना अनाज भंडार दिखाते हुए उससे कहती है, देख बहू, ये हमारा राशन भंडार है। रसोई में कभी राशन खत्म हो जाए तो इस भंडार से राशन निकाल लेना। यहाँ आटे से लेकर दाल, चावल, बेसन, तेल, साबुन, राशन, इस्तेमाल में होने वाली सारी चीजें हैं। मेरे मायके में तो एक डब्बा भी भरा नहीं रहता और यहाँ तो पूरा अनाज भंडार भरा पड़ा है। भाभी, अब बस अनाज भंडार ही देखती रहोगी या इसमें से कुछ राशन निकाल कर खाने को भी बनाओगी? बहुत भूख लग रही है। अच्छा बहू, तुझे बस रसोई और अनाज भंडार संभालना है, बाकी घर के कामों के लिए मैंने नौकर रखे हुए हैं, ठीक है? अपने अमीर ससुराल में आकर खुशी के पैर जमीन पर नहीं रहते और वो महारानी की तरह घर में रहती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, खुशी, पायल की तबीयत ठीक नहीं है। पिछले 3 दिनों से पायल तुम्हें फोन कर रही है और तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। चलो कोई नहीं, आज मैं बिल्कुल फ्री हूं, चलो हम तुम्हारे मायके चलते हैं। शादी के बाद भी मेरी गरीब माँ और बहन मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे किस मुंह से अपने पति को अपने मायके ले जाऊं? वहां तो एक दिन का राशन भी नहीं होगा। एक काम करती हूँ, 10 मिनट के लिए चली जाती हूँ और माँ से साफ साफ कह दूंगी कि हमें अपने घर फिर कभी ना बुलाएं। खुशी सुमित की बात टाल नहीं पाती और उसके साथ अपने मायके जाती है। अरे बेटी, आ गई तू। तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती क्या? तुम दोनों बहुत थक गए होगे ना, मैं भी तुम दोनों के लिए कुछ खाना बना देती हूँ। माँ, हमें खिलाने के लिए तुम्हारे घर में राशन भी है। तुम फिर जाओगी उधार लेने दुकान और राशन वाला राशन देने से फिर मना कर देगा। तुम ये सब दिखाकर क्या मेरी और मेरे पति की इंसल्ट करना चाहती हो? जब तुम्हारे घर में राशन ही नहीं है तो क्यों बुलाया हमें? दीदी, तुम माँ को ऐसा क्यों बोल रही हो? भले ही हमारे घर में तुम्हारे ससुराल जितना राशन नहीं है, पर कभी भी माँ ने हमें भूखे नहीं रहने दिया। चुप कर माँ की चमची। एक बार रसोई में राशन झांक ले, उसके बाद माँ का पक्ष लेना। अब मैं जा रही हूँ, हमें रोकने की जरूरत नहीं है और ज्यादा याद आए तो खुद आ जाना। राशन क्या होता है वो भी दिखा दूंगी। पायल को अपनी बहन की बात बहुत बुरी लगती है और वो रसोई में जाकर राशन देखती है और सच में उनके घर में राशन के नाम पर केवल 2 मुट्ठी चावल रखे थे। अब कुछ ही देर में तबीयत का बहाना करके खुशी अपने पति के साथ घर आ जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, पायल बेटा, आज तेरी बहन की बहुत याद आ रही है, क्यों ना हम उससे मिलने के लिए उसके घर जाएं? पर माँ, तुम तो जानती हो ना दीदी का ससुराल कितना अमीर है। हम खाली हाथ जाएंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग? इसलिए तुम एक काम करो, दीदी के लिए कुछ लड्डू और अचार बना के ले चलो, दीदी भी खुश हो जाएंगी। पायल के कहने पर शांति कुछ पैसे पड़ोसन से उधार लेकर अपनी बेटी के लिए बेसन के लड्डू और थोड़े से अचार बनाकर अपनी बेटी से मिलने उसके घर जाती है। पर खुशी अपने कमरे की खिड़की से अपनी गरीब माँ और बहन को आता हुआ देख लेती है और वो जल्दी से घर के बाहर आकर दरवाजे पर ही अपनी माँ को रोक कर बोलती है, बेशर्मी की भी हद होती है माँ, तुम्हां तो मैं लड्डू और अचार लेकर आई हूँ। मेरा ससुराल तुम्हारी तरह गरीब नहीं है, हमारे घर में राशन की कमी नहीं है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये लड्डू और अचार। अब कोई देखे उससे पहले यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हो। खुशी की ये बातें सुनकर शांति और पायल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो दोनों उल्टे पैर वहां से चले जाते हैं। पर यह सब कुछ सुमित्रा देख लेती है और वो अपनी बेटी से कहती है, काजल, तेरी भाभी को बहुत घमंड है अपने अमीर ससुराल पर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बहू अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। जब बहू अपनी गरीब माँ की नहीं है तो वो हमारी क्या सगी होगी? माँ, भाभी हमारे साथ कभी
कुछ गलत करें उससे पहले हमें भाभी को सबक सिखाना होगा। खुशी की इन हरकतों से सुमित्रा परेशान हो जाती है और अपनी बहू को सुधारने के लिए एक प्लान बनाती है। बहू, तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है, पर मैं क्या करूं, सारे नौकर गांव चले गए कुछ महीने की छुट्टी पर, तो अब तुम्हें अकेले ही अनाज भंडार, रसोई घर और अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभालनी होगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। खुशी अपनी सास की बात पर यकीन कर लेती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब खुशी रसोई घर में खाना बना रही होती है, तभी वहां सुमित्रा खुशी की गरीब माँ और बहन के साथ रसोई में आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, जब से तेरी शादी हुई है तो बस एक ही बार अपनी माँ से मिलने गई थी, पर मैं समझ सकती हूँ कि घर में इतना काम है कि तू अपनी गरीब माँ से मिल ही नहीं पाती, इसीलिए देख मैंने तेरी माँ और बहन को यहाँ बुला लिया। अब तू इनके लिए भी कुछ खाने को बना लेना। खुशी बेटा, तुझे इतने लोगों का खाना बनाने की आदत नहीं है ना, ला मैं तेरी मदद कर देती हूँ। नहीं माँ, ये मेरा मायका नहीं जहाँ राशन के नाम पर सिर्फ दाल चावल हो, यहाँ बहुत सारा राशन है, तुम नहीं कर पाओगी मेरी मदद, इसलिए तुम बाहर जाओ। अपनी बेटी के कहने पर शांति सुमित्रा और पायल के साथ वहां से चली जाती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और रसोई घर का राशन खत्म हो जाता है। तभी सुमित्रा के कहने पर काजल अपनी भाभी से कहती है, भाभी, कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो आप उनके लिए नूडल्स, मंचूरियन, पास्ता, मोमोज जैसी डिश और 1-2 तरह की कोल्ड ड्रिंक या जूस बनाकर रख देना। वो सब तो ठीक है काजल, पर अनाज भंडार में अनाज रखा है और उसकी चाबी तो सुमित जी अपने साथ गलती से ले गए और 1 हफ्ते के बाद आएंगे। बहुत जरूरी तो नहीं कि रसोई में राशन अनाज भंडार से ही लाकर भरा जाए, हमारे पास पैसों की कमी है क्या? ये क्रेडिट कार्ड लो और कल डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग करके आ जाना, और हाँ, अपनी माँ को भी थोड़ा घुमा देना। अपनी सास के कहने पर अब अगले दिन खुशी क्रेडिट कार्ड लेकर अपनी माँ को मॉल के डिपार्टमेंटल स्टोर में ले जाती है और वहां महंगे चावल, आटे के पैकेट्स दिखाते हुए कहती है, देख रही हो माँ, जितने पैसों का तुम अपने पूरे महीने का राशन लेती हो उतने पैसे का हमारे घर में 2 दिन का राशन आता है, और ये क्रेडिट कार्ड देख रही हो, इससे मैं चाहूं तो पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर का राशन खरीद सकती हूँ। हाँ खुशी, सब देख रही हूँ और मुझे खुशी है कि मेरी बेटी इतने अच्छे घर की बहू है और इतनी खुशहाली भरी जिंदगी जी रही है। तुम तो रहने दो माँ, अगर तुम्हारा बस चलता तो मैं आज भी दाने दाने के लिए तरस रही होती, पर वो तो मेरी किस्मत और शक्ल इतनी अच्छी थी कि मैं इतने बड़े घर की बहू बन गई। खैर, मैंने राशन की शॉपिंग कर ली, चलो बिल काउंटर पर चलते हैं। इतना बोलकर खुशी बिल करवाने जाती है और तब उसे पता चलता है कि उसे जो क्रेडिट कार्ड मिला है उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है और उसके पास घर जाने के अलावा और पैसे नहीं थे, जिस वजह से डिपार्टमेंटल स्टोर में खड़े लोग उन पर हंसने लगते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते, 2 पैसे नहीं देखे कि अंधे हो जाते। पूरा स्टोर खरीदने आई थी बिना पैसों के, अब लाइन से हटो, हमें भी बिल करवाना है। बहन ऐसा मत बोलो, हम बिना पैसों के नहीं आए हैं। भाई साहब, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, पर ये सोने के कड़े हैं, मैं अभी इन्हें बेचकर आपको राशन के पैसे दे देती हूँ। खुशी, ये कड़े मैंने संभाल के रखे थे, मैंने सोचा था जब पायल की शादी होगी तो तुम दोनों को 1-1 कड़े दे दूंगी, पर मुझे लगता है इस समय में मेरे ये कड़े बेचकर तेरी इज्जत बचाना ज्यादा जरूरी है। इतना बोलकर शांति अपने कड़े पास की दुकान से बेचकर आ जाती है और दुकानदार को पैसे देकर राशन लेकर घर आती है, जहां खुशी देखती है कि पायल घर आए मेहमानों को पकवान खिला रही है। ये सब देख खुशी हैरान हो जाती है और मेहमानों के जाने के बाद सुमित्रा अपनी बहू से कहती है, क्यों बहू, हैरान हो गई? ये सब कुछ तुम्हारी माँ और बहन की वजह से हुआ है। पैसे ना होने के बाद भी उन्होंने हमेशा तुम्हारी खुशी का ख्याल रखा और शादी के बाद भी वो यहाँ आकर अपना फर्ज पूरा करती रही, पर तुम एक बेटी होकर अपनी माँ के बलिदान को भूल गई और उससे पीछा छुड़ाने लगी। इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें खराब क्रेडिट कार्ड दिया ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि तुम्हारी माँ तुम्हारा कितना भला चाहती है और तुम अपनी माँ के साथ कितना बुरा कर रही हो। आप सब सही कह रहे हैं, मुझे आज खुद पर शर्म आ रही है। इतनी बड़ी घर की बहू होने के बाद भी मैं इतनी छोटी सी मुसीबत का सामना नहीं कर पाई और मेरी माँ ने हमेशा की तरह मुझे एक बार फिर शर्मिंदा होने से बचा लिया। मुझे माफ कर दो माँ। उस दिन खुशी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी के सामने अपनी माँ से माफी मांगती है और फिर कभी अपनी माँ के साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करती। वो भी अब काम करती है और अपनी गरीब माँ के घर में अपनी मेहनत की कमाई से राशन डलवाती है। सुबह का समय है, शादी वाले घर में रिश्तेदारों की रौनक लगी हुई है। नई नवेली बहू विनीता रसोई में बड़े से पतीले में चाय बना रही है, मानो खुद हलवाई हो। उफ, कौन कहेगा मुझको देखकर कि मैं एक दिन की दुल्हन हूँ। शादी खत्म हो गई है, लेकिन इस घर से रिश्तेदारों की बारात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। न जाने कब मुझे आराम करने को मिलेगा। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ है, कोई सा कोना खाली नहीं है जहां आराम कर लूं।
विनीता किसी हलवाई के जैसे चाय उबालते हुए खुद से बातें कर रही है। तभी बाहर के हॉल में से बुआ रज्जो आवाज लगाती है, अरे सुनो, नई बहू चाय के साथ गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े भी बना लेना, सूखे सूखे चाय पीने में मजा थोड़ी ना आएगा। थकावट के मिजाज से बहू रसोई में से बोलती है, जी बुआ जी बनाती हूँ। पता नहीं कैसे बेशर्म किस्म के मेहमान हैं, जरा सी भी समझदारी नहीं कि कल शादी हुई है। एक तो रात 2 बजे सोने को मिला और सुबह के 5 बजे ही उठाकर किचन में भिड़ा दिया। इससे तो अच्छा खासा अपने मायके में लेट सोकर उठती थी। काश कि ये शादी सिर्फ सपना हो। ऐसा बोलकर विनीता अपने दिल को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश करती है और किसी तरह चाय पकौड़े बनाकर मेहमानों में परोसती है। तभी बूढ़ी ननिया सास घूंघट के पीछे चिल्ला पड़ती है, अरे बहुरिया, कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुमको? घूंघट क्यों नहीं लिया है? अरे मंजू सिखाओ अपनी बहू को कुछ। जी जी अम्मा, बहू पल्ला कर लो वरना तुम्हारी ननिया सास छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना देंगी। जी सासू माँ। पल्लू करके बहू चाय परोसती है। हे भगवान, इतने सारे लोगों को चाय देकर मेरे तो हाथ कीड़े ककड़ी की तरह टूटने को हो रहे हैं। पता नहीं ये मेहमानों की पलटन अब अपने घर कब जाएगी। विनीता अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करने जाती है, लेकिन वहां भी चैन नहीं मिलता। घर के बच्चे कमरे में घुसकर उधम मचाने लगते हैं। लगभग 1 सप्ताह तक घर में रुके रिश्तेदारों की सेवा पानी में विनीता की सुबह शाम गुजर जाती है। अब धीरे धीरे सारे रिश्तेदार अपने घर जाने लगते हैं। बहू ठंडी सांस भरते हुए बोलती है, शुक्र है भीड़ कम हुई, लेकिन जब तक रिश्तेदार मेहमान थे घर में कितनी रौनक थी। अब तो सूना सूना सा लग रहा है। शादी वाले घर की बात ही अलग होती है, खुशियों की चहल पहल जो हर घड़ी छाई होती है। अब विनीता के ससुराल में सास ससुर नंद देवर और वो 2 पति पत्नी खुद मिलकर 6 लोग थे। विनीता बहू की जिम्मेदारियों में अस्त व्यस्त हो गई। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। एक दिन खाने की टेबल पर देवर आयुष छेड़खानी के मिजाज में बोलता है, वाह विनीता भाभी, क्या मटर मशरूम की सब्जी बनाई है आपने। दिल तो कर रहा है आपके हाथ चूम लूं। अच्छा जी, भाभी के साथ मस्करी सूझ रही है। देवर जी, वैसे सासू माँ, देवर जी की भी शादी लायक उम्र हो गई है, इनका भी बैंड बजवा देते हैं। अरे ना भाभी, अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है, क्यों हलाल करवाने पर तुली हैं। मैं तो अपनी छिपकली बहन को इस घर से भगाने के बाद ही अपनी बीवी लाऊंगा। देख लीजिए माँ जी, देवर जी तो कितने छुपे रुस्तम निकले। मेरी प्यारी ननद की शादी करने के बाद खुद की शादी करेंगे। ये तो हर घर की रीति रिवाज है। बहु लड़कियों की शादी लड़कों से पहले होती है, क्योंकि बेटियां पराया धन होती हैं। वैसे मंजू जी, मैंने हमारी प्रीति के लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का भी होनहार है, पढ़ा लिखा, काबिल है। आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं। जी बिल्कुल, बात कीजिए। खानदान अच्छा हुआ तो प्रीति की इसी साल के अंदर शादी करवा देंगे। बहू तू भी अपनी कमर कस ले, ससुराल की पहली शादी है। थोड़े दिनों में प्रीति की सगाई हो जाती है और शादी पक्की हो जाती है। शादी की शुभ घड़ियां भी आ जाती हैं। ससुराल की पहली शादी को सोचकर घर की बहू खुश भी थी और शादी के काम का सोचकर थोड़ा घबराई भी होती है। हे भगवान, ये मेरे ससुराल की पहली शादी है और इस घर की बहू होने के नाते सारी रस्में, घर का काम, मेहमानों का स्वागत सब मुझको ही संभालना है। विनीता तेरी तो रेल बनने वाली है। वैसे भी शादी के घर में काम कितना ज्यादा बढ़ जाता है। अब शादी वाले घर में रिश्तेदार आने लगते हैं। रज्जो बुआ बड़े से सूटकेस के साथ आती हैं, साथ में तोंद निकाले हुए फूफा जी, जिनकी शर्ट पेट के कारण फटने को हो रही थी, मुंह फुलाए हुए आते हैं। मंजू भाभी, ओ मंजू भाभी, हम आ गए हैं। आओ आओ रज्जो जीजी आइए। अप्पू खोटे नंदोई जी कैसे हैं? लगता है किसी आए मिजाज में हैं। अजी छोड़िए, हमको तो किसी ने शादी का कार्ड थोड़े भिजवाया था। हम तो आते भी नहीं, बस आ गए। रज्जो के चलते हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है भैया। लो, इन फूफा जी को शादी में खाली मुंह फुलाने के अलावा और कोई काम धंधा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मुंह के अंदर किसी ने जबरदस्ती गोलगप्पा ठूस दिया हो। बुआ फूफा के बाद मौसा मौसी और दूर दूर के रिश्तेदार ससुराल में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे घर का हर कोना भर जाता है। लो जी, हम भी आ गए। साली साहिबा। अरे नागेंद्र जीजा जी, आप भी आए हैं, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। अरे हम नहीं आते तो शादी में महफिल कौन जमाता। हमारी प्यारी प्यारी साली साहिबा, इस बार तो तुम्हारे साथ डांस करना है इस गाने पर। मेरी ज़हर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
मौसा, ससुर और सास का मस्ती मजाक देखकर बहू विनीता मुस्कुराते हुए सबके लिए चाय बनाने चली जाती है। शादी की रस्म और घर की साज सजावट का काम भी चालू हो जाता है। मेहमानों से भरे शादी के घर में उसको हर कुछ देर में चाय बनानी पड़ती है और ऐसे में शगुन की हल्दी उसी को पीसनी पड़ती है। हे भगवान, ये हल्दी पीसकर मेरा हाथ लाल पड़ गया। पूरा दिन काम करके कमर टूट रही है। बस अब तो जल्दी से ससुराल की पहली शादी निपट जाए ताकि मैं चैन से सो सकूं। अरे बहू, हल्दी पिस गई हो तो दे दे और तू जाकर सभी के लिए चाय बना ले। ठंड का मौसम है, तुझको तो बिना कहे मेहमानों का ख्याल उनकी खातिर करनी चाहिए। आखिर तेरे ससुराल की पहली शादी है। जी बुआ जी, जाती हूँ। सब लोग हंसी ठिठोली करते हुए ननद को हल्दी लगाते हैं। बहू सबके आगे चाय पेश करती है। उसके चेहरे पर शादी की थकावट साफ झलक रही थी। तभी फूफा जी मुंह फुलाए चाय में कमी निकालते हैं। अरे बहू, तेरी चाय में वो बात नहीं, ना शक्कर है ना ही चाय गाढ़ी है। फिर से बना और अदरक थोड़ी अच्छे से कूट कर डालना। लगता है साबुत ही डाल दिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं फूफा जी, कहिए तो आपके लिए चाय की फैक्ट्री ही खुलवा दूं। मेरा बस चले तो फूफा जी को ही अच्छे से अदरक की तरह कूट डालूं। सबके सब चाय के चासड़ू हैं। हे भगवान, जल्दी से शादी निपट जाए। ऐसे ही अब रात को घर में सोने की जगह नहीं बचती। बहू के कमरे में हर तरफ मेहमान जगह जगह गद्दे बिस्तर डालकर फैल कर सोए हुए थे। हे भगवान, अब तो सोना भी दुश्वार हो गया। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह शादी में ये काम करो वो काम, रात को सोने की जगह भी नहीं मिलती। हाय रे, पता नहीं ये किस कुनबे जैसे ससुराल में आकर फंस गई हूं मैं। थोड़ी सी ही जगह में ही किसी तरह बहू सो जाती है और अगले दिन संगीत और मेहंदी भी हो जाती है और शादी वाला दिन भी आ जाता है। लेकिन उस दिन घर में हद से ज्यादा गंदगी मचती है। ये मेहमानों के बच्चे एकदम शैतान हैं। अभी सफाई की थी और देखो फिर से घर को कूड़ेदान बनाकर रख दिया। सब औरतें मेकअप में लगी हैं और मैं यहाँ अपनी ही नंद की शादी में कांताबाई बनी हूँ। ससुराल की पहली शादी में मैंने ही बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। ये सोचकर विनीता की आंखों में नमी छा जाती है। तभी ननद प्रीति आकर बड़े प्यार से कहती है, विनीता भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? सबके सब तैयार हो रहे हैं, जाइए जाकर जल्दी तैयार हो जाइए। आप भी, बारात आने वाली है, ये मैं समेट लूंगी। नहीं नहीं मेरी प्यारी ननद, तुम होने वाली दुल्हन हो, तुमसे काम नहीं करवाऊंगी। तुम जाकर रेडी हो, मैं ये काम करके ही जाऊंगी रेडी होने। अंत में थोड़े से टाइम में विनीता सज धज कर तैयार होती है। फिर उसके चेहरे पर गजब का रंग चढ़ा था, खूबसूरती निखर रही थी। धूमधाम से लड़के वाले बारात लेकर आते हैं और ननद प्रीति की शादी और विदाई का समय आ जाता है। और थोड़ी सी देर पहले खुशी दिखाई दे रही ससुराल वालों की दुल्हन की विदाई देखकर आंखें भीग जाती हैं। विनीता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। शादी के कामों में पता ही नहीं चला ससुराल की पहली शादी कैसे बीत गई। मगर मैं यही चाहती हूँ कि अब तुम अपने ससुराल में खुश रहना। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ प्यार दिया है, वैसे ही तुम अपने ससुराल में सबका दिल जीत कर रहना और अपने मिठास से उस घर को सदा महकाए रखना। भाभी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। हम सब भी तुम्हें बहुत याद करेंगे। विनीता ननद को फूलों से सजी गाड़ी में बिठा देती है और ननद की विदाई के बाद ससुराल फिर से खाली हो जाता है। इस तरह ससुराल की पहली शादी बहू के खट्टे मीठे मिजाज, मेहमानों की खुशी भरी चहल पहल, हंसी ठिठोली और हल्दी संगीत की रस्मों के साथ खुशियों भरी बीतती है। वेल दोस्तों, क्या आपको शादी में खाना ज्यादा पसंद है या शादी देखना? कमेंट करके जरूर बताएं।